नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जालंधर की एक सरकारी नर्सरी में जो कि कैंट में स्थित है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे और क्वालिटी के पौधे मिलते हैं। ना केवल यहाँ फलदार पौधे मिलते हैं बल्कि छायादार और इंडोर प्लांट्स भी मिलते हैं। तो बागवानी के लिए बरसात का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस संबंध में हम यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से भी बात करेंगे और किसान भाइयों को बताएंगे कि इस समय वो पंजाब के किन किन हिस्सों में किस तरह के बगीचे लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि बागबानी के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या सब्सिडी दी जा रही है, पॉली हाउस, नेट हाउस पर क्या क्या सब्सिडी किसानों को मिल सकती है और किसान किन किन स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर श्री लाल बहादुर जी से। ऐसा है कि जैसे हॉर्टिकल्चर जिसको बागवानी बोलते हैं, आपको पता है कि जो टाइम चल रहा है वो ट्रेडिशनल क्रॉप से डाइवर्सिफिकेशन की बात गवर्नमेंट बहुत सालों से कर रही है। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो कौन सी क्रॉप्स हैं जो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और जिससे ट्रेडिशनल क्रॉप से हम ज़्यादा इनकम ले सकते हैं, तो उसमें हॉर्टिकल्चर आती है बागवानी। तो बागवानी में अगर बात करें तो बागवानी क्या है, उसमें बाग आते हैं, ऑर्चर्ड आते हैं, जिसको हम कहते हैं फलदार फ्रूट प्लांट्स, फलदार प्लांट्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे वेजिटेबल आ जाती हैं, थर्ड नंबर पे फ्लावर्स आ जाते हैं। तो अगर उसमें क्रॉप्स की बात करें तो यही आने वाले टाइम में, और जो लोग फार्मर जो कर रहे हैं वो यही है। अगर हम बागों की बात करें, ऑर्चर्ड्स की बात करें, तो उसमें पंजाब की कंडीशंस के अनुसार बहुत सारे ऑर्चर्ड्स लग रहे हैं और कामयाब हुए। सबसे पहले नंबर पे सिट्रस, जिसमें मेन किन्नों की बात आती है। सेकंड नंबर पे नाशपाती आती है। और पिछले कुछ सालों से मतलब अगर नाशपाती की बात करें तो आपने भी कंपेयर करके देखा होगा कि नाशपाती जो 1 एकड़ बाग है, जो हमने कई फार्मर बताया, वो 3-3, 4-4 लाख है। 1 एकड़ बाग कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू है मार्केटिंग में। तो वही फार्मर्स दोबारा जो है बागों की तरफ आ रहे हैं और आना पड़ेगा अगर हमने इनकम करनी है। सेकंड, उस पर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में आपने देखा होगा कि आजकल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात बहुत चलती है कि मतलब किसी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर वेजिटेबल लगाना। तो उसमें ये क्यों, मतलब ये स्कीम एक्चुअली जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्कीम है जहाँ के वो आई इजराइल से टेक्नोलॉजी आई। तो किस लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसमें ऐसा है कि लैंड होल्डिंग डे बाय डे कम होती जा रही है, अर्बनाइजेशन होती जा रही है, जो फैमिलीज है उसमें डिवीज़न हो रही है, तो नेचुरली लैंड होल्डिंग कम हो रही है। तो हमें वो क्रॉप जो बहुत सारे कम एरिया में ज़्यादा, जिससे हम इनकम ले सकें और वर्टिकली हम जाएँ, मतलब जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जाएँ, ऊपर को हम क्रॉप्स लगाएं, तो उसमें वेजिटेबल मेन आती हैं। तो बट उसको वो आप ओपन में नहीं लगा सकते, वो आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ही लगा सकते हो जी। तो उसमें जैसे मैं 2-3 क्रॉप्स का नाम लूँगा, जिसमें आपने कलर्ड शिमला मिर्च आजकल मार्केट में आ रही है, शिमला मिर्च जो आ रही है, बैंगन आ रहे हैं जी। और खीरा आ रहा है। ये 3 मेन क्रॉप्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं हमारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इसी को हमने मतलब मैं पीछे जाना चाहूँगा। 1912 में हमने एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नीचे हमने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया था करतारपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर में। हाँ जी, हाँ जी, है वहाँ जी। तो वो जो सेंटर है वो इसी मैंडेट को लेके इस्टेब्लिश हुआ इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में। हमने जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वो इजराइल से टेक्नोलॉजी लेके आए हम, और अब हमने अपने हिसाब से पंजाब के एनवायरनमेंट से हमने यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया और उसमें कुछ क्रॉप्स हमने लगा के देखी, और जो क्रॉप्स उसमें कामयाब हुई हैं वो हम फार्मर्स के फील्ड में लेके गए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत सक्सेसफुल हुआ। जी। जी, एक तो ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद आती है हम पोटैटो की बात, आलूओं की बात बहुत चलती है। और पोटैटो जो एक मेन क्रॉप है वेजिटेबल में, पोटैटो, और जो हमारी जलंधर और जो सेंट्रल बेल्ट है, जलंधर कपूरथला, कुछ एरिया होशियारपुर, कुछ एरिया नवांशहर, ये सीड प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है कि जिस जौन से सीज़न हमारे सीड प्रोडक्शन के जो विंटर सीजन है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसमें जो वायरस एक मेन इसमें वायरस की प्रॉब्लम आती है, और वो वायरस यहाँ पे वो नहीं आता उस फील्ड उस कंडीशन के हिसाब से। तो इसलिए हमारा जो सीड प्रोडक्शन है उसको बेस्ट माना जाता है, और यहीं से मैक्सिमम जो सीड मतलब जो पैदा होता है, यहीं से हम मैक्सिमम पंजाब की दूसरी स्टेट्स को सप्लाई करते हैं। उसको इसके लिए हमने एक इंडोडक प्रोजेक्ट, हमारा एक धोबड़ी जगह है यहाँ पे, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले। जी। जी। तो वो हमने वहाँ पे टिश्यू कल्चर्स, जो आज की टेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर लगाया, और एरोपोनिक सिस्टम लगाया। एरोपोनिक सिस्टम मीन्स कि
उसको कहते हैं हवा में, हवा हाँ में जी, हाँ जी, बिना मिट्टी से मिट्टी के पैदा हाँ करना। जी, उसका ये फ़ायदा हो गया हमें कि जो हमने जो ब्रीडर, एक ब्रीडर सीड होता है जो फर्स्ट स्टेज होती है, जी, जी। उसको पैदा करने के लिए हमें 4 से 5 साल लगते हैं उसको। पर ये जो एरोपोनिक सिस्टम है, एक तो हम कम एरिया में ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और एक जो 5 साल का गैप है उसको हमने 3 साल में हम वो ब्रीडर सीड तक स्टेज तक ले आते हैं, उसका टिश्यू कल्चर करके और ये एरोपोनिक करके। जी। तो मैं तो फार्मर्स को यही गाइड करूंगा कि जो आने वाला टाइम है, हॉर्टिकल्चर का टाइम है, आप डिपार्टमेंट के साथ जहाँ जहाँ भी अलग अलग हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस है, ब्लॉक में ऑफिस है, जहाँ जहाँ भी नज़दीक आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, एक और मैं बात आना दूँ, एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन MIDH करके स्कीम चल रही है, वो ऑल ओवर इंडिया है और वो 2005 से स्कीम चल रही है। तो वो स्कीम्स के अंदर ऑलमोस्ट हर पैरामीटर्स, हर कंपोनेंट्स जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, फ्रॉम सीड्स टू हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, जितने भी कंपोनेंट सारे कवर किए हैं उसमें। तो मैं तो फार्मर्स को यही कहूँगा कि वो स्कीम्स ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और जो अपने जो भी आपके पास जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिस है वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए और ये स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, ताकि हम आने वाला जो टाइम है हम अपनी स्टेट को आगे ले जा सकें। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने नर्सरी की बात की, नाशपाती की बात की, तो क्या नाशपाती जो है वो जो पूरे पंजाब में लगाई जा सकती है, कि ज़मीन ऐसी है कि या स्पेशल जलंधर जोन में ये ज़्यादातर नाशपाती देखी जाती है? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। ऐसे एक्चुअली ये सारे पंजाब में नहीं है, कुछ एरियाज मैक्सिमम, जैसे सबसे बढ़िया एरिया अमृतसर तरन तारण का, जो तरन तारण वाली बेल्ट है वहाँ पे हमने एक स्टेट बनाई है, पियर स्टेट, मतलब नाशपाती की एक हाँ स्पेशल जी। स्टेट बना रखी है हाँ हमने। जी, हाँ जी। वो इसलिए बना रखी है कि वहाँ पे जो आसपास फार्मर मैक्सिमम डिपार्टमेंट का फ़ायदा उठा सके। जी। तो ये जो बेल्ट है, जलंधर बेल्ट होगी, नवांशहर बेल्ट, सॉरी तरन तारण बेल्ट होगी, अमृतसर बेल्ट होगी, ज़्यादा नाशपाती यहीं लगते हैं। उसके बाद जितने सेंट्रल जोन है वो वाला जो ये वाला एरिया, मालवा वाला एरिया छोड़ के ना, जो वाला एरिया जिसको इरिगेटेड जोन बोलते हैं, एरिड जोन बोलते हैं, उस एरिया को छोड़ के जितने सेंट्रल जोन है वहाँ पे नाशपाती लगती है और काम होती है कुछ। या फिर हम जो कंडी एरिया बोलते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी ज़्यादा काम है। पर जलंधर, तरन तारण, अमृतसर ये बेस्ट एरिया है। जी। तो जैसे मालवा का जो एरिया है वो ज़्यादा पानी लेने वाला, मतलब धान की वहाँ पे पैदावार ज़्यादा, और पानी बचाने की बात भी आजकल चल रही है, तो वहाँ के लिए कौन सी बागवानी मुफीद है जो वो मैं वहाँ कर बात करूँ, वहाँ पे सबसे बेस्ट जो था हमारा, पहले आज से बहुत साल पहले ग्रेप्स बहुत कामयाब हुए हैं, पर समहाउ वो डिक्लाइन हो गया ग्रेप्स में। अब उसमें सिट्रस जो है, किन्नो पर्टिकुलर बहुत कामयाब है। अब ओवर फाजिल का बेल्ट है, बेस्ट है, बठिंडा से लेकर ओवर फाजिल बेस्ट माना जाता है। पर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पिछले क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, अब लास्ट ईयर इस ईयर भी आपने देखा होगा, सडन मार्च अप्रैल में एक सडन मतलब विद इन 3-4 डे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 डिग्री राइज हो गया। उसने कुछ मतलब जो हमारी प्रोडक्शन थी उसमें थोड़ा नुकसान किया, जैसे जो फ्लावरिंग हुई तो वो शेडिंग ज़्यादा होगी क्योंकि एकदम हीट अप हुआ, उससे थोड़ा हमें इस साल में पर्टिकुलर नोट किया, उस एरिया में प्रॉब्लम आई। नहीं तो वो एरिया जो है बेस्ट, सिट्रस के लिए बेस्ट है और पर्टिकुलर किन्नों के लिए बेस्ट है। और आपने मार्केट में देखा होगा जो बेस्ट बिग साइज़ किन्नो है वो उस उधर का ही आता है, और हाँ, और फजिल का, या फिर उसके बाद नंबर होशियार, सेकंड नंबर पे होशियारपुर। हाँ जी, हाँ जी। होशियारपुर में क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक ना हमें एक बोलते हैं मोनोकल्चर, हाँ जी। एक टेक्निकल मोनोकल्चर से क्या होता है कि क्योंकि किन्नो ही लग रहे थे, वो मैक्सिमम किन्नो हम चाहते थे किन्नो के बीच में ही कुछ ऐसी डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, जैसे माल्टा के वैरायटीज आ गई, डेजी आया। पर पहले जितने पुराने थे उसमें हमने किन्नो के रखा और किन्नो उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया। किन्नो में एक बीमारी आती है उसको फाइटोप्थोरा बोलते हैं, वो रूट से जाती है और एक बार आ गई तो वो डिक्लाइन होता है। तो मैक्सिमम जो ऑर्चर्ड थे वो एक तो पुराने हो गए थे, जितने 15-20 साल से ऊपर मैक्सिमम ऑर्चर्ड, तो एक्चुअली किन्नो में हम बोलते हैं 20 साल के बाद उसको डिक्लाइन आता ही आता है, इसलिए वो थोड़े ऑर्चर्ड में वो थोड़ी अपरूटिंग स्टार्ट होगी। पर वो दोबारा अब क्योंकि न्यू ऑर्चर्ड लगे हैं उस गैप को हम फिलअप कर लेंगे आने वाले 4-5 साल में, नो डाउट। तो सर, ये जो अपनी जलंधर की ये नर्सरी है, तो यहाँ पे कितनी तरह के जो हैं वो अपना फ्रूट एंड अदर जो है वो पेड़ जो है मिल जाते हैं यहाँ पे मेन हमारा पौधे? जो जलंधर कैंट की नर्सरी, वैसे मेन हम यहाँ पे गुआवा, अमरूद जो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उसके सेकंड नंबर पे नाशपाती करते हैं। उसके अलावा हम हर तरह के प्लांट्स, 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, इसको एक बोलते हैं हम सदाबहार जिसको एवरग्रीन प्लांट बोलते हैं, एक बोलते हैं पतझड़ वाले बूटे जिसको टेम्परेट बोलते हैं। दोनों तरह के प्लांट तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जैसे नींबू जाति के मतलब सिट्रस जिसको बोलते हैं, उसमें किन्नू, नींबू मेन ये तैयार करते हैं। उसके अलावा उसके बाद मैंने बोला आपको आम के पौधे तैयार करते हैं। उसके अलावा हम पपीता तैयार करते हैं, आड़ू तैयार करते हैं, अलूचा तैयार करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे माइनर फ्रूट्स हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा मोरिंगा का बहुत चल रहा है, तो हम यहाँ पे मोरिंगा भी तैयार करते हैं। कुछ ऑर्नामेंटल जो लिमिटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स
मतलब अगर तो फार्मर ने मतलब ऑर्चर्ड लगाना है बड़े लेवल पे, तो वो हम सजेस्ट करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे नाशपाती के प्लांट मिलते हैं, अमरूद के प्लांट मिलते हैं और किन्नू और नींबू मिलते हैं। उसके अलावा जो छोटे लेवल पे जो माइनर प्लांट्स हैं वो जो भी चाहिए होता है, मैं तो फार्मर्स के लिए कहूँगा एक बार नर्सरी में आकर देखो। और एक होती है किचन गार्डनिंग में वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, जी मैं जी। तो ये कहूँगा हर एक मतलब हाउस होल्ड को और पर्टिकुलर फार्मर्स को, हमने बहुत सारे फार्मर देखे हैं कि वो जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, वो तो 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ की कर रहे थे और घर खाने के लिए ना उनके पास सब्जी है ना अपने फ्रूट प्लांट है। मैं तो ये वो एक छोटे लेवल किचन गार्डनिंग जरूर लगाएं जिसमें हर तरह के फ्रूट प्लांट लगाएं और सीजन के हिसाब से सब्जी लगाएं। और फ्रूट प्लांट्स लिए मैं उनको कहूँगा कि हमारे जो जलंधर में नर्सरी, एक कैंट में नर्सरी है, एक हमारी थला फ्लोर में नर्सरी है, उसके अलावा एक हमारी जल्लोवाल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नर्सरी है। ये मेन नर्सरी है गवर्नमेंट की, उसके प्राइवेट नर्सरी हमारे जलंधर में नहीं है इतनी, होशियारपुर में बहुत सारी प्राइवेट नर्सरी। तो मैं जिंदा को ये कहूँगा आप या तो जो प्लांट्स लेने हैं वो गवर्नमेंट नर्सरी से लीजिए या फिर रजिस्टर्ड नर्सरी है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर रखी है नर्सरी में। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में आते हैं वो दिखा के भी, ये देखो पौधे, ये फोटो बना रखी होती है उन्होंने, ये देखो ये 2 साल बाद ये लग जाएंगे, ये 12 महीने लगने वाला, ये जो बहुत सारे डाल देखो। जो प्लांट हमारे पास 45 से लेके 60-70 रुपीज़ है, वो 200, 300, 400, 500 रुपये का प्लांट देगा और बाद में उसको लगता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा। उसके अलावा जो वेजिटेबल करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा कि हमारा जो करतारपुर का सेंटर है वहाँ से ज़रूर आप पनीरी लीजिए, किचन गार्डनिंग लीजिए। और अगर बड़े लेवल करना चाहता है तो वहाँ पे हमारा सिस्टम है कि जो फार्मर खुद हमें सीड देता है, वो ऑन सीड देता है और हम सीड को उसको उसकी सीडलिंग तैयार करके, उसको पनीरी तैयार करके उसको वापस करते हैं। और जो चार्जेस मिनिमम हम उसका हमारा जो लेबर का जो और जो चार्ज है वो हम उससे लेते हैं। तो ये मैं उनको जरूर फार्मर्स को रिक्वेस्ट करूँगा। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब क्या कोई सब्सिडी भी है अभी पौधों पे, किसी पे कुछ चल रही है बागवानी पे? हाँ, वही मैं जैसे मैंने पहले ही बोला, एक कौमी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम चल रही है MID करके गाइडलाइंस के नीचे। तो उस स्कीम्स में आप मैं 2-3 मोटी स्कीम का नाम लूँगा। जैसे अगर किसी ने फार्मर ने ऑर्चर्ड लगाना, बाग लगाना, तो उस पर 50% सब्सिडी है, वो 2 साल में देते हैं। 60% फर्स्ट टाइम देते हैं, 40% सेकेंड ईयर देते हैं। ऐसे ही किसी ने अगर अपनी नर्सरी बनानी है, उस पर हम सब्सिडी देते हैं। जितनी सब्सिडी है उनकी रेंज जो है 25% से लेकर 50% की रेंज है। जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की मैंने बात की, अगर पॉली और नेट हाउस बनाना चाहते हैं तो वो भी वो मिनिमम हम कहते हैं कि 1 कनाल से लेके तो मैक्सिमम 1 एकड़ 2 एकड़ तक भी फार्मर लगा सकता है। तो जो छोटे लेवल पे और 2 तरह के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के स्ट्रक्चर आते हैं पॉली। एक बोलते हैं हम नेचुरली वेंटिलेटेड, हम नेचुरली वेंटिलेटेड को ही प्रेफरेंस देते हैं। हाईटेक पॉली हाउस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक तो वो उस पर खर्चा बहुत है, और जो पंजाब की कंडीशन से हमने देखा कि जो नेचुरली वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर वो बेस्ट है, बजाय कि हम हाईटेक की तरफ जाएँ और बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जो नेचुरली वेंटिलेटर वो 1060 रुपये पर स्क्वायर मीटर अगर मिनिमम लगाओ तो 844 रुपये पर स्क्वायर मीटर उसकी रेंज है। मतलब जितने साइज का स्ट्रक्चर बनाओगे उतना है, और इस पर 50% सब्सिडी है। इसके अलावा अगर आप उसके अंदर जो पौधे लगाते हो, अगर वेजिटेबल लगाते हो और फिलहाल उस पर भी 50% सब्सिडी है, 1 टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम जितना आपका खर्चा आया उस पर 50% सब्सिडी मिलेगी। तो जैसे आपने यहाँ जो बनाए हुए हैं जहाँ अंदर पौधे लगे हैं, ये कौन सा है? ये नेचुरल वाला है या? नहीं, ये इसमें कोई नेचुरल नहीं है। शेड है ये शेड नेट है और नेट हाउस है। ये हमने प्लांट तैयार करके लिए बना रखा है। आप अगर करतारपुर विजिट कीजिए तो वहाँ पे हमें सब तरह के स्ट्रक्चर मिले हैं। उनमें हाईटेक भी है, सॉरी नेचुरली वेंटिलेटेड भी है। एक वॉक इन टनल आ रहा है, एक स्ट्रक्चर ना, वॉक इन टनल है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो भी है। और उसमें हमने देखा कि अगर जो नेचुरली वेंटिलेटर और वॉक इन टनल को कंपेयर करोगे तो जो नेचुरली वेंटिलेटर को वॉक इन टनल जो है बेस्ट है। नेचुरली वेंटिलेटर क्या हमारे पंजाब में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपने देखा होगा कि तूफ़ान हनेरी बहुत आती है, तो उसकी वजह से मतलब इसका नुकसान होने का और उसका मतलब टीयर डाउन या कह लीजिए फटने का डर रहता है। उसको रखते हुए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे लेवल का पहले करिए, 500 स्क्वायर मीटर का बनाइए। और अगर आपको लगता है नेचुरली वेंटिलेटर महंगा तो आप, मैं कहूँगा वॉक इन टनल बना के देखिए। एक बार आपने 1-2 साल काम करके देखिए, आपको लगा फ़ायदा हो गया तो आप बड़े स्ट्रक्चर पर भी जा सकते हैं। ऐसे ही मैकेनाइजेशन स्कीम है, मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी, कोई मशीन जो हॉर्टिकल्चर के अंदर काम आती है उस पर हम 35% टू 50% तक सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको कहते हैं हम कि जो आपने जब आपका जो भी आपका फ्रूट है, वेजिटेबल, जो उसको आपने हार्वेस्ट करने के बाद जो उस पर जो चीज़ें चाहिए होती है उस पर हम सब्सिडी दें। पर्टिकुलर उसमें आ जाता है, कोल्ड स्टोरेज आ जाते हैं, राइपनिंग चैम्बर्स आ जाते हैं, छोटे कोल्ड रूम आ जाते हैं, रिफर वैन आ जाती है, ये सब उसमें आता है। उसमें भी 35% टू 50% सब्सिडी है। कई सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर ले सकता है, कई सब्सिडी हमने क्रेडिट लिंक बैक एंड सब्सिडी है जो थ्रू बैंक की हम प्रोजेक्ट बेस्ड सब्सिडी लेंगे, जैसे कोल्ड स्टोरेज है जो बड़े स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा वर्मी कंपोज आजकल ऑर्गेनिक का बहुत चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी।
बी कीपिंग का है, हाँ जी, हाँ जी, हाइब्रिड वेजिटेबल्स का है। जी, जी, तो ये जी, बहुत सारी सब्सिडी है जो फार्मर अवेल कर सकते जी, 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 जी। चलो, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ बागवानी के डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने बागवानी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और बताया कि किस तरीके से किसान बाग लगा सकते हैं और सब्सिडी ले सकते हैं। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। नए नए खेती के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।